ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रंभा है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे दो भाई बहन भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। वे मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। मैं जो फरमाइश करती उसे वह पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठते थे। मेरी जुबान पर शब्द बाद में आते और मेरी ज़रूरत पहले ही पूरी हो जाया करती थी। कुछ महीने कुछ साल पहले मेरी मम्मी की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। फिर पापा ने बड़े भाई की शादी कर दी। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे भाई और भाभी की शादी को 1 साल हो गया था और उस 1 साल में उसने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे भाई ने मेरी शादी की जिम्मेदारी भी मेरे भाभी के सर पर डाल दी थी। उसने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए मैं दोस्तों के साथ आए रोज़ घूमने निकल जाया करती थी। यूं ही एक दिन हम सब होटल में बैठकर लंच कर रहे थे जब अचानक वेटर ने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे टेबल पर रख दिया और कहा कि किसी ने ये मेरे लिए भेजे हैं। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे लिए कौन भेज सकता है। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद अक्सर ऐसे ही होने लगा। मुझे रोज़ाना फूलों से भरा गुलदस्ता मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे भी इन फूलों की आदत हो गई। मैं देखना चाहती थी कि वह कौन है जो मुझे फूल देता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी कि मैंने देखा एक आदमी ने, जिसने ब्लू जैकेट पहनी हुई थी, मेरे कमरे की खिड़की के अंदर फूल फेंक कर चला गया। मैं भाग कर नीचे गई, मगर तब तक वह आदमी जा चुका था। इसी शाम को भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मगर मैं तो उस फूल भेजने वाले आदमी को जानती भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में यही था। हैरत की बात यह थी कि जब मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसको भी पता चल गया था, क्योंकि उसने अब फूल भेजना बंद कर दिया था। शुरू शुरू में उदास रही, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों में लगा दिया। बहुत जल्दी ही मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। मेरे घर में जितने भी मेंबर थे वह बिल्कुल ही फ्रैंक थे। एक दूसरे के एकदम खुलकर बात किया करते थे। इसलिए शादी से पहले ही कई बार मेरा आमना सामना उमेश से हुआ, मगर मैंने हर बार यूं ही नोटिस किया कि वह काफ़ी टेंशन में रहने वाला इंसान है। इतना घुल मिलकर बात नहीं करता। मैंने भाभी से बात की तो कहने लगी, अरे उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। शादी से पहले सारे मर्द ऐसे ही रूखे फीके होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाते हैं। तुम्हारे भाई भी शुरू के दिनों में ऐसे ही थे, मगर अब देख लो कैसे मेरे आगे पीछे फिरते हैं। भाभी की बातों से मेरे काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी उमेश से हो गई। वे बहुत अच्छा था। उनके घर में मेरी सास, ननद और मेरे होने वाले पति थे। अब हमारी शादी के 8 दिन चल रहे थे। सब अच्छे से बीत रहा था, लेकिन मुझे कुछ हरकतें उमेश की बहुत ही अजीब लग रही थी। वह बहुत तेज़ परफ्यूम लगाया करता था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन नई नई शादी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। शादी की रात भी मैं तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब दूल्हा बनकर मेरे कमरे में आया तो मैं इतने हैंडसम आदमी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुझे मुंह दिखाई दी थी कि मेरी आंखें नींद से भरने लगी और मैं वैसे ही वहीं सो गई। सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन उमेश ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल साफ दिल रखने वाला आदमी था। रिसेप्शन वाले दिन भी बहुत थका देने वाला था। 5 घंटे बराबर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी, इसलिए कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर लेटते ही आंख लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि उमेश नाराज़ होगा। अगर वह नाराज़ था भी तो उसने मुझे महसूस तो नहीं करवाया। वह नॉर्मल मुझसे बात कर रहा था। मुझे कुछ दिनों की बात थी, जब उमेश काम से घर वापस आया तो उसने इतनी तेज़ परफ्यूम लगा रखी थी कि मेरी नाक को चुभने लगी और मैं नींद में जाने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। रात के आखिर पहर में मैंने डरावना सपना देखा तो डर के मारे मेरी आंख खुल गई।
मैंने उमेश को आवाज़ दी तो हैरान रह गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ देखा तो उमेश गायब था। मैं परेशान से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन उमेश का कोई अता पता नहीं था। बाथरूम भी मैंने चेक कर लिया, लेकिन वहाँ भी नहीं था। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मेरी डरते हुए गुजरी। सुबह तो नाश्ते के टेबल पर उमेश को देखकर धक्का सा लगा। मैंने पूछा कि कहाँ थे आप? तो कहने लगा कि तुम बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सारी रात आंगन में टहलता रहा। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हुई कि पत्नी का काम पति को खुश करना है और मैं रोज़ 9 बजे ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी थी। अपने घर में तो मैं 2 या 3 बजे तक जाग जाया करती थी। यहाँ पता नहीं क्यों उमेश के घर आते ही मुझे नींद के झोंके आने लगते हैं। मुझे उमेश के चेहरे पर नाराज़गी तो नज़र नहीं आई, मगर मैं उसका शिकायत समझ गई थी। अगले दिन मैंने दोपहर में ही सो के अपनी नींद पूरी कर ली ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। तैयार होकर मैंने उमेश का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऑफिस से आया, मैंने उसके हाथ से बैग ले लिया और खुद को मुस्कुराकर उसको देखने लगी। उनको देखा तो वह बहुत थके हुए लग रहे थे। मुझे लगा वह मेरी तारीफ़ करेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। इसलिए मैं उनके बिल्कुल करीब चली गई, मगर फिर उनके परफ्यूम से मुझे छींकें आने लगी। उमेश ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज़ कि कुछ ही मिनटों में मेरा सर चकराने लगा और फिर मैं गहरी नींद में चली गई। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो सर भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे हाथ पाँव और सूजन पड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उमेश भी कमरे में नहीं थे। नाश्ते के टेबल पर सास ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। मैं घबरा गई और कहने लगी कि पता नहीं सूजन हो गई। मेरी सास कहने लगी अपने हाथों और पाँव पर कोई क्रीम वगैरह लगाओ ताकि सूजन ख़त्म हो जाए। अच्छी पत्नियां पति के लिए खूबसूरत लगती हैं, अपने खूबसूरती में फ़र्क नहीं आने देना, पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद उमेश बाहर से आता नजर आया। मैं समझ गई कि मेरे सोने के बाद बेचारा आंगन में चला गया होगा। मेरी सास अच्छी औरत थी, अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। अब मेरी शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और मुझे उमेश के धूप छाँव जैसी दिमाग की समझ नहीं आ रही थी। कभी वह मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाया करता और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करता जैसे मुझे वह जानता ही ना हो। यूँ उस दिन एतवार का दिन था, जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक कमरे में आया और मुझे कुछ अजीब सा लगा। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। मैं चुप से बैठी उसे देखने लगी। वह तैयार होकर कहीं चला गया और मुझे बताना भी पसंद नहीं किया कि वह कहाँ जा रहा है। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे डांट कर कह दिया कि तुम्हें मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। कुछ ही देर बाद जब सास ने मुझसे पूछा कि उमेश कहाँ है, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को नहीं बताया और चुप्पी साध ली और मेरी शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वैसे भी ज़्यादातर वह मुझसे नाराज़ ही रहता। एक दिन मैंने बहुत कोशिश की, आज नहीं सोऊंगी, मगर फिर भी उनके आते ही उनकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद आ गई। मैंने उनसे अगले दिन कहा भी कि आप इतनी तेज़ परफ्यूम ना लगाया करो, शायद इसी की वजह से मुझे नींद आ जाती है। अगर मेरी बात सुनकर उसने काफ़ी गुस्सा किया। कहने लगा कि तुम अपनी नींद का इल्ज़ाम मेरे परफ्यूम को क्यों दे रही हो? तुम खुद हर वक्त सोती रहती हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। पति काम से घर आए तो पत्नियां मुस्कुरा कर उसका स्वागत करती हैं और तुम तो सो जाया करती हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत रोई, लेकिन इतनी कोशिश की उसकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद भी आ जाती और सुबह हाथ पाँव भी सूजे होते। मैं खुद को सोने से ना रोक पाती। अब तो मेरी सास को भी कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उसने भी अब मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने के बजाय सोती रहती हूँ। मैं कमरे में आकर बहुत रोई। मैंने शुरू से सारी समस्याओं पर गौर किया। सही समझ में आया कि उस परफ्यूम से ही कुछ ऐसा है।
जो मुझे सूट नहीं करता। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई सारी परफ्यूम सूंघी, मगर जो परफ्यूम उमेश लगाता था वह परफ्यूम मुझे कहीं नहीं मिली। उसका मतलब था कि वह बाहर से ही लगाकर आता था। रात को उमेश घर आया तो जब फ्रेश होने बाथरूम में गया तो मैंने चोरी से चुपके से उसकी बैग की तलाशी ली। बैग के अंदर एक परफ्यूम का डिब्बा पड़ा हुआ था। मैंने उसे जल्दी से सूंघ कर खुद पर छिड़क ली। अचानक ख्याल आया कि इसी परफ्यूम की वजह से तो मैं सो जाती हूँ, मगर तब तक देर हो चुकी थी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत बातें सुनाया था कि मैं और पत्नियों की तरह उसका इंतज़ार नहीं करती, बल्कि उसके आते ही सो जाती हूँ। मगर जब भी मैं परफ्यूम की बातें करती तो वह गुस्सा हो जाया करता था। कहता कि मैंने भी तो परफ्यूम लगाई है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। उसके ख्याल से मैं ही बहाने बनाती थी ताकि उससे दूर हूँ, मगर मैं कैसे समझाती कि मुझे तो खुद भी इन सारे चक्करों की समझ नहीं आ रही थी। परफ्यूम से मुझे बेहोशी आने लग जाती थी। रोज़ रोज़ इस तरह के ड्रामों से मैं तंग आ गई थी। इसलिए बस एक दफ़ा फैसला कर लिया कि उस परफ्यूम वाले राज तक पहुंच सकूं। मैंने उमेश के आने से पहले ढेर सारी रुई नाक में डाल ली। उमेश आए तो उनके सामने मैंने नींद आने का बहाना किया और बेड पर लेट गई। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा कि उमेश ने अपने बैग से वही वाला परफ्यूम निकाला और मुझ पर ढेर सारी छिड़क दी। मैं उसे देखकर बिल्कुल डर गई कि ये क्या कर रहा है। अब मुझे इस बात की खबर हो गई कि वह खुद चाहता था कि मैं सो जाऊं, और वह सारा इल्ज़ाम मुझे देता रहा कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो कृपा थी कि मैंने नाक में रुई डाल रखी थी और सांस बंद कर लिया था ताकि मुझ पर परफ्यूम का कोई असर ना हो। मुझ पर परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चला गया, और जब नहा लिया तो वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं हैरत से उठकर खड़ी हुई कि देखूं तो सही वह कहाँ जाता है। उमेश सारी रात आंगन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उस उलझन का शिकार हो गई थी कि आखिर ये सब क्या है। वह मुझे खुद से क्यों दूर कर रहा था और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाता था। आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? शायद वह मुझे पसंद नहीं करता था। मैं उसके दिल में अपना जगह बनाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन मैंने बाजार जाने का फैसला किया था कि अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं। उसका जन्मदिन नज़दीक था। उसे बहुत खूबसूरत तोहफा देना चाहती थी। शायद इसी बहाने उसका दिल मेरी तरफ पिघल जाता। मैं शॉपिंग सेंटर से गिफ्ट खरीद कर निकल ही रही थी कि सड़क के किनारे मैंने उमेश की कार को देखी। मैं हैरान हुई कि उमेश इस वक्त ऑफिस में होता है, यहाँ क्या कर रहा है। वह तो उमेश की गाड़ी में खूबसूरत लड़की के साथ निकला। वह उस खूबसूरत लड़की के साथ एक होटल में चला गया। मैं उनके पीछे पीछे होटल तक गई तो देखा वह दोनों लंच कर रहे थे। मैं गुस्से से भी पिघल रही थी। घर वापस आ गई। मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए कितने जतन कर रही थी और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूम रहा था। और उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लड़की उसकी कोई ऑफिस वगैरह की दोस्त होगी। ये सोचकर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दी। मगर कुछ ही दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर से एक साथ देखा। उस दिन मैंने अपने मायके वापस जा रही थी कि रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई तो मैंने उन दोनों को देखा। वे दोनों एक अस्पताल में जा रहे थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये आदमी मुझे धोखे दे रहा है। मेरे होते हुए भी उसका किसी और के साथ संबंध है। अब अपने पति का सारा गेम समझ आ रही थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा पति शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ रात को जानबूझकर मुझे सुलाकर उसके पास चला जाता होगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगी। मैं अपना पति किसी कीमत पर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वह जिस औरत के चक्कर में भी है, उन्हें उसके चंगुल से निकाल कर रहूँगी। उन दिनों एक और मुश्किल का भी मुझे सामना करना पड़ा। मेरी सास आए रोज़ मुझे पूछती कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं सास के ऐसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन उमेश को जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वह अपने कामों में इस तरह बिजी रहता और तेज़ परफ्यूम लगाना ना छोड़ता। अब तो मैंने भी जिद में आकर उसे कहना छोड़ दिया था और जानबूझकर परफ्यूम लगाया करता था ताकि मैं उसकी वजह से जल्दी सो जाऊं। अब यही सब सोचकर सारा दिन मेरा उलझन में ही गुजरता था। एक दिन यूं ही सोचों में डूबी हुई थी कि मेरी बीपी बहुत
तेज़ हाई हो गया और मैं बेहोश हो गई और अब होश आया तो अस्पताल में थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था, पिछले 2 दिन से यहीं था। मुझे ये बात सुनकर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। मैं हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो वही लड़की थी जिसको 2 बार मैंने अपने पति के साथ देख चुकी थी। वह डॉक्टर मुस्कुराते हुए चली गई। मुझे थोड़ी देर बाद पहले अपने पति का सुनकर हैरत हुई थी, अब समझ में आ गया, क्योंकि वह 2 दिन यहाँ रहा था। मुझे यकीन हो गया था उसी डॉक्टर की वजह से रुका होगा ताकि उसके पास रह सके। वैसे भी वह इतनी खूबसूरत थी, किसी का दिल भी उस पर आ सकता था। यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। मेरी तबीयत ठीक हुई तो भाभी और भाई मुझे लेने के लिए आए और कहने लगे, कुछ दिन अब तुम हमारे साथ रहो। मैं उनके साथ अपने घर चली आई। अपने कमरे में आकर जब मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूल मिले। उन फूलों को देखकर मुझे सब याद आ गया। कोई मुझे चाहता था और मेरा कोई दीवाना भी था जो मुझे फूल भेजता था, और मैं आज जिसको चाहती थी उसको मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी। अगले दिन भाई मुझे दोबारा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें दोबारा चेकअप के लिए एक बार आना है। मैं भाई के साथ अभी सीढ़ियों पर ही थी जब मैंने उमेश को उसी डॉक्टरनी लड़की के साथ कमरे में जाते हुए देखा। उस बार लड़की ने गोद में बच्चा भी उठाया हुआ था। ये देखकर मेरा दिल दुखों में भर गया। मैं बीमार थी, मेरा पति अपने ही चक्करों में था। मैं भागकर गाड़ी में बैठ गई। भाई बेचारा परेशान हुआ, क्या हो गया, चेकअप नहीं करवाना? मैंने कहा कि नहीं, फिर कभी अस्पताल से मुझे डर लग रहा है। खैर, मैं घर आकर सारी रात में गुस्से में टहल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस लड़की को कहीं गायब कर दूं, ताकि वे मेरे पति का पीछा छोड़ दे और मेरा पति मेरा होकर रह जाए। अगले दिन मैं भाभी को बताकर अस्पताल चली गई। मेरा इरादा था कि आज उस डॉक्टर को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रिसेप्शन से पता किया तो मालूम हुआ कि वह कैफ़े में है। मैं वहां पहुंची तो मुझे जोर का झटका लगा। मैं उसके पास गई तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी। साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके बोली कि ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा छोटा बेटा है। उसने कुर्सी पर बैठे हुए 2 साल के बच्चे को उठाते हुए कहा, जो मैंने कल उसके गोद में देखा था। मेरी हैरानी देखकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, हम दोनों की पसंद की शादी है, किसी को लगता नहीं कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मैं ये सब देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं तो समझ रही थी कि वह तो मेरे पति पर डोरे डाल रही है, मगर ये तो खुद शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर उमेश के साथ उसका क्या रिश्ता है? वह कहने लगी कि उमेश हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो कि तुम्हें उमेश जैसा पति मिला है। इस डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। उमेश तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। यही बात तो मैंने भी कह दी तो वह मेरी तरफ आश्चर्य होकर देखने लगी और बोली, तुम्हें हकीकत का मालूम नहीं है, जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए। ये तब ही हो सकता था जब मैं वापस घर चली जाती। मैं अस्पताल से घर वापस चली आई। मेरी सास और ननद मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें मना कर दिया कि उमेश को मत बताइएगा कि मैं वापस आई हूँ। उमेश को मालूम नहीं था कि मैं घर पर हूँ, इसलिए आज वह कमरे में आया तो उसने परफ्यूम नहीं लगाई थी। मैं देखना चाह रही थी कि आज वह मुझे सुलाने के लिए क्या उपाय लगाता है। मुझे कमरे में देखकर घबरा गया। कहने लगा, तुम कब आई? मैंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आते ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपकी शिकवा शिकायत ख़त्म करने का सोचा है। उमेश के रंग बिल्कुल फीके पड़ गए थे। कहने लगा, नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से से कमरे में पड़ी चीज़ों को फेंकना शुरू कर दी। मैंने अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकना शुरू कर दिए। मैंने घर वापस जाने का सोच लिया था। अलमारी से कपड़े निकालते हुए मैंने एक सफ़ेद लिफाफा को देखा। ना चाहते हुए भी मैंने उस लिफाफा को उठा लिया। वह किसी अस्पताल का था, शायद वह मेरी ही रिपोर्ट होगी। यही सोचकर मैंने वह खोल लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलती गई। वह रिपोर्ट
उमेश की थी। उसे ब्रेन ट्यूमर था। यही हकीकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मैं भागती हुई उमेश के पीछे स्टडी रूम में गई। वहाँ पर मुझे एक और झटका लगा जब उसके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीर थी और वह सारी तस्वीर जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ की थी। जब वह मुझे फूल भेजा करता था उस जगह की तस्वीर भी निकाल रखी थी। इसका मतलब ये था कि फूल भेजने वाला आदमी उमेश ही था। ये जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उसके सामने जाकर उसकी रिपोर्ट रखती थी। वह चौंक पड़ा। मैंने रोते हुए पूछा कि ये सब क्या है? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाई? उसने शर्मिंदगी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। मुझे तुम अच्छी लगती थी। मैं ही तुम्हें फूल भेजा करता था और तुम्हारी तस्वीर खींचकर यहाँ स्टडी रूम में लगाया करता। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए रिश्ता भिजवाया। मगर बाद में मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज हो सकता था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी शादी से पहले मेरा इलाज पूरा हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने कहा कि अभी 2 महीना इलाज में लगेंगे। इसलिए मैं बेहोशी वाली परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था। तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ, खुद मैं उसी वक्त नहा लेता था तो उसका असर ख़त्म हो जाता। मैं चाहता था कि ये सब तुम्हें ना बताऊं। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हें साथ ना इंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। वह लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त है और मेरे दोस्त की पत्नी है और डॉक्टर भी है। मेरा इलाज उसी के अस्पताल में हो रहा है और वही मेरा इलाज कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुमने हमें उस दिन लंच करते हुए देख लिया था। उस दिन मेरा दोस्त भी हमारे साथ ही था। रास्ते में उसे जल्दी ज़रूरी काम से जाना पड़ा तो वह कहने लगा कि तुम लोग जाकर खाना शुरू करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तुम उसी टाइम हमें देखकर वापस चली गई और जाने क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति की जुबानी ये सारी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। वे कितने अच्छे थे, मुझे तकलीफ़ से बचाकर खुद अकेला सब कुछ सह रहे थे। उन्होंने किसी को भी नहीं पता चलने दिया कि वे कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। अगर नहीं भी हुए तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँगी। उमेश ने मेरा धन्यवाद करते हुए उसने माफ़ी मांगी। मैं कितना गलत सोच रही थी अपने पति के बारे में। मैंने उनका खुद से ख्याल रखना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद उमेश की सर्जरी हुई और उसका ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो गया। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम आते रहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी स्टोरी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।